हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हमारी ये क्लास ईवीएस की रहेगी। ईवीएस एनसीईआरटी की बुक से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। ईवीएस सीटेट प्राइमरी में पूछा जाता है और वह पूरा सीटेट ईवीएस जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से पूछा जाता है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस को कंप्लीट करेंगे, क्लास 4 और क्लास 5 की ईवीएस को कंप्लीट करेंगे पूरा बहुत अच्छे से, और सिर्फ हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और बनता है। फालतू की कोई चीज़ इसमें नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन मतलब वन लाइनर फॉर्म में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो ये वीडियो रहेगा ये एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास 5 का वीडियो रहेगा। क्लास 5 में हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी चैप्टर वाइज है वो सारे इस नोट्स में प्रोवाइड रहेंगे आपको। तो अगर आप अपनी नोट्स भी तैयार करते हैं तो बहुत ईजिली तैयार हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सीटेट में ईवीएस वाले सेक्शन में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आप ईवीएस सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस को सिर्फ 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी की बुक को खोलकर पढ़ डालिए पूरा, उसके बाहर ईवीएस से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आज हम क्लास 5th को पूरा देखेंगे। क्लास 5th की ईवीएस में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए हम अपने आज की इस क्लास में चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, ऐसे ही पूरा हम चैप्टर को पॉइंट वाइज ही देखेंगे। हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ऐसा ये सारे पॉइंट्स आप एनसीईआरटी की बुक ईवीएस की 5th की खोलिएगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। पहला पॉइंट यही है कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो कैसे जो चींटियों का झुंड एक लाइन में जाता है वो कैसे जाता है, आगे जो चींटियां चलती रहती हैं वो एक स्मेल छोड़ती हैं, पीछे वाली चींटी उसी स्मेल को सूंघ करके एक क्रम में एक लाइन में सारी चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध सूंघ कर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमें कैसे काटता है ढूंढकर, तो हमारे बॉडी से एक हीट निकलती है, उस हीट की वजह से वो हीट जो है उस टेम्परेचर को मच्छर सूंघ लेता है, महसूस कर लेता है, और इस तरह से वो समझ जाता है कि ये मनुष्य है और इसे काटना है। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, स्पेशली कहाँ की पैरों की तलवों की जो स्मेल होती है उसे सूंघ कर वह हमें ढूंढ लेता है और हमें काट लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों पर कुत्ते। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। आप देखे होंगे कि जिस मोहल्ले में जो कुत्ता रहता है उस मोहल्ले में वही कुत्ता रहता है। कोई अगर बाहरी कुत्ता उस मोहल्ले में आ गया तो उस मोहल्ले वाला कुत्ता कैसे जान लेता है कि ये बाहरी कुत्ता है। वही इस पॉइंट में बताया गया है कि सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। मतलब कोई बाहर का कुत्ता अगर उस एरिया में आ गया है और वहाँ पर वो मल त्याग दिया है तो दूसरा उस मोहल्ले का कुत्ता समझ जाएगा कि इस मोहल्ले में किसी बाहर के एरिया का कुत्ता आया हुआ था। तो इस तरह से कुत्ते समझते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पर हमारे इलाके में दूसरा कुत्ता आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो हमारा यही जो चैप्टर है कि कीड़े मकोड़े और जानवर भी गंध को सूंघ सकते हैं और पहचान सकते हैं, उसी चैप्टर का ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर रेशम के कीड़े की बात की गई है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है, कई किलोमीटर दूर भी अगर मादा है तो वह उसकी गंध से पहचान लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में पूछता है। क्या होती है? ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं क्योंकि इनके सर की दोनों तरफ इनकी आंखें होती हैं, इसीलिए ये एक समय में क्या करते हैं, दो अलग अलग चीज़ों पर भी नज़र रख सकते हैं।
जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जैसे आप जानते होंगे कि हम अपनी आंखों की पुतलियों को चारों तरफ घुमा सकते हैं, तभी हमें चारों तरफ की चीज़ें दिख जाती हैं। लेकिन पक्षियों की क्या होती है कि ज़्यादातर इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ये अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं पूरी तरह से, ये अपनी गर्दन को हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। पक्षियाँ अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर भी घुमा सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पक्षी अपनी दोनों आंख अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा भी बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। तो जो जानवर रात में जागते हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, रात में जागने वाले जानवर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं, काली और सफ़ेद ही रंग उन्हें दिखाई देता है। जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ रंगों को देख सकते हैं, लेकिन हमारी तरह वो सारे रंगों को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। तो आज ये चीज़ आप जान लीजिए कि सांप के कोई कान नहीं होता है। वह सुनता कैसे है? तो वह वाइब्रेशन से सुनता है। ज़मीन में जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं उसी को सुनकर वो समझ जाता है कि मेरे आसपास कोई है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होता है, ये सिर्फ अपनी त्वचा से वाइब्रेशंस को महसूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो लंगूर, बंदर, पक्षी क्या है कि ये जंगल में अगर इनके आसपास कोई मुसीबत आ रही है, मान लीजिए कोई शिकारी इनका शिकार करने आ रहा है या शेर या चीता इनको दिख जाता है, तो ये जानवर क्या करते हैं, अपने समूह के लोगों को, अपने समूह के जानवरों को बुलाने के लिए ये एक विशेष आवाज़ निकालते हैं। तो इनके समूह के जो दूसरे जानवर हैं वो उस आवाज़ को सुनकर समझ जाते हैं कि कोई खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है। तो इस तरह से सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। जो फिश होती हैं वो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक वो करंट निकलता है उनकी बॉडी से, वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बिजली की तरंगों से क्या करती हैं, वो जानकारी पहुंचाती हैं अपनी समूह की दूसरी मछलियों को चेतावनी के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमसे ज़्यादा चीज़ें या कह लीजिए वाइब्रेशंस को जानवर ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। अगर भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है, हम बाद में समझते हैं आने के बाद, लेकिन जानवरों को पहले से आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। क्योंकि जब भूकंप आने वाला होता है तो एक खास तरह की तरंगें निकलती हैं, जिन तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जानवरों के कान उसे सुन सकते हैं। तो जानवर जो है वो बहुत अजीब सी हरकत करने लगते हैं, जैसे वो चिल्लाने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं। इस तरह की हरकत अगर अचानक से जानवर करने लगे तो समझ जाइए कि भूकंप या तूफान आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों ने अजीब व्यवहार और
जानवरों ने क्या किया था, अजीब व्यवहार किया था। क्या हुआ था कि 2004 में जब सुनामी आने वाला था तो उससे पहले जानवरों को आभास हो गया था उस सुनामी का। तो जानवर क्या किए थे कि वो पहले से अजीब व्यवहार करने लगे थे। उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की कुछ खास आदिवासी जनजाति जो है वो समझ गई थी और उन्होंने वह इलाका ही पूरा खाली कर दिया था। इस प्रकार अंडमान के वो खास आदिवासी जो थे वो सुनामी से बच गए थे। तो इस तरह से देखा हमने कि जानवर जो हैं वह हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से तरंगों को, वाइब्रेशंस को समझ सकते हैं। जैसा कि 2004 दिसंबर में जो सुनामी आई थी उससे भी यह चीज़ें प्रूफ हो गई, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों ने वहाँ के जानवरों को देखा, वो अजीब सी हरकत करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। तो जानवर भी हमारी तरह बोलते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है, लेकिन वो भाषा हम नहीं समझ पाते, वो उनकी जाति के ही लोग समझ पाते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने माना है कि जानवरों की अपनी पूरी एक हमारी तरह जैसे भाषा है, उसी तरह जानवरों की भी अपनी पूरी भाषा है। डॉल्फिन को बताया गया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग आवाज़ें निकालती है। डॉल्फिन फिश होती है, आप देखे होंगे पानी में, इसको जियोग्राफी चैनल में देखे होंगे, सामने से तो पता नहीं देखे हैं कि नहीं। अब स्लॉथ की बात की जा रही है। स्लॉथ एक जानवर है जिसके बारे में एनसीईआरटी क्लास 5th में बताया गया है कि स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, पर यह भालू नहीं होता। मतलब दिखता तो ये भालू जैसा ही है, लेकिन यह भालू नहीं होता है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। तो ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है। स्लॉथ 17 घंटे लगभग सोता है और यह पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। जैसे आप चमगादड़ को देखे होंगे, ये उल्टे पेड़ों से लटके रहते हैं, उसी तरह से भालू के समान दिखने वाला ये जानवर भी पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे तक सोता है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब कहा जाए तो पूरे सप्ताह में बस स्लॉथ एक बार ही ज़मीन पर उतरते हैं, बाकी टाइम या पेड़ों पर ही रहते हैं। और स्लॉथ के बारे में लिखा गया है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भी भरते हैं। ये क्योंकि उसी पेड़ पर ही रहते हैं, सिर्फ हफ्ते में एक बार ये नीचे उतरते हैं। तो वही बताया गया है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्षों के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो कहा जाए तो इतना आलसी ये जानवर होता है कि इसका जो जीवन काल है वह 40 वर्ष का होता है। अपने 40 वर्ष के जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों में ही अपना जीवन बिता देता है, उन्हीं पेड़ों पर सोता है, उन्हीं पर खाता है। तो ये तो बात हुई स्लॉथ के बारे में। अब बाघ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा सा बाघ के बारे में भी जान लीजिए। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना बेहतर। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। ये सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को इसके जो मूछें हैं वो मदद करती हैं। बाघ कैसे अपने शिकारी को समझ जाता है और उस पर जल्दी से झपट्टा मारता है, तो उसका रीज़न यही है कि बाघ के मुख के पास जो मूछें निकली होती हैं, आप देखे होंगे बड़ी बड़ी एनसीईआरटी की बुक में वो इमेज भी बना हुआ है, गूगल करके आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, बाघ की मुख के पास बड़ी बड़ी उसकी मूछें निकली होती हैं, हेयर्स निकले होते हैं। उन्हीं हेयर्स से वो क्या करता है,
कंपन को महसूस करता है। उन्हीं हेयर्स से, जो कि हवा में कंपन होता है, बाघ की मूछें उस कंपन को महसूस कर लेती हैं। और वो कंपन कब होता है? जब उसके आसपास शिकारी रहे। तो वही कहा गया है कि शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में भी बाघ रास्ता ढूंढ लेता है अपनी मूछों की बदौलत। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बाघ की आवाज़ कितनी किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। तो बाघ की आवाज़ में इतनी ज़्यादा कंपन होती है, इतनी ज़्यादा ध्वनि होती है कि अगर आप 3 किलोमीटर दूर भी बाघ से स्थित हैं तो उसकी गर्जना को सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। आगे भी बाघ के ही बारे में लिखा हुआ है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। तो हम अपने कानों को नहीं घुमा सकते हैं, लेकिन बाघ अपने कानों को चारों तरफ घुमा सकता है, अलग अलग दिशाओं में घुमा करके वह आवाज़ को हमसे बेहतर सुन सकता है। इसलिए 6 गुना ज़्यादा वह हमसे बेहतर देख सकता है और सुन सकता है। नेक्स्ट है अब हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में है। यह उत्तराखंड में स्थित है। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये सारे आपकी एनसीईआरटी के बुक में पॉइंट थे। घाना पक्षी विहार राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सपेरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 5th में, उसमें बताया गया है कि सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। नाग गुम्फन ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुम्फन एक डिज़ाइन का नाम होता है जिसका प्रयोग, एक पेंटिंग होती है नाग गुम्फन कह लीजिए, जिसका प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में किया जाता है। नाग गुम्फन ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसकी रंगोली बनाई जाती है, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। तो नाग गुम्फन एक तरह की कह लीजिए पेंटिंग होती है, एक तरह की आकृति होती है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो कालबेलिया नाच कौन करता है? या सपेरे करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, कालबेलिया नाच को सपेरों के द्वारा किया जाता है, जिसमें वह नाग जैसी, सांप जैसी मुद्राएं बनाकर नाचते हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो यह सपेरे इसका प्रयोग करते हैं। तुम्बा हो गया, खंजरी, बीन, ये सारी चीज़ें सूखी लौकी, जो लौकी होती है वो सूखने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। ये बजाने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि लौकी को सुखाकर बजाया जाता है और सपेरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जहरीले सांप कौन से होते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले साल के सीटेट या उससे पहले के सीटेट में, 2019 के सीटेट में ये क्वेश्चन बना हुआ था। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं ये जान लीजिए आप। नाग, करैत, दुबोइया और बफाई, ये भारत में पाए जाने वाले 4 सबसे जहरीले सांप की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोइया और बफाई या बफाई कहा जाता है इसको। आगे देखिए, अब सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप कैसे काटता है? इसका जो 2 दांत सबसे सामने होता है वो खोखला होता है, वही दांत ये व्यक्ति के शरीर में चुभो देता है। उसी दांत से इसका विष निकलकर व्यक्ति या जानवरों के शरीर में चला जाता है। और इसके आगे यहाँ पर बताया गया कि सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। सीरम नाम की दवा सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को दी जाती है। यह भी सांप के विष से ही तैयार की जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस तरह के भी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बनते हैं। जो भी सीटेट एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट उठा के एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है। तो ये एक जिले का नाम है जिसका नाम है आत्रेयपुरम जिला। ये कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में इसे, जैसा कि हम लोग भी बोलते हैं, अमावट बोला जाता है। बंगाली में आम सोट्टो बोला जाता है। असम में इसे आमटा बोला जाता है। तेलुगु में मामिडी तंद्रा बोला जाता है और मराठी में अम्बावड़ी बोला जाता है। ये आम से बनने वाले अमावट या आम पापड़ को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि तेलुगु भाषा में आम पापड़ को क्या कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा में आम पापड़ को मामिडी तंद्रा कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वाद और पाचन के बारे में। ये एक चैप्टर है क्लास 5th का एनसीईआरटी का। इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं वो देख लीजिए। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऐसा इस चैप्टर में लिखा हुआ है। हमारे पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है। हमारे पेट में आपको पता होगा HCl नामक जो रस मतलब HCl पाया जाता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। उसी की वजह से कह लीजिए हमारा पेट एसिडिक नेचर का होता है। सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा सीटेट में ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे ज़्यादा भारत का चावल उत्पादन होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब हैं। तो ये भी वहाँ की एक बहुत ही विडंबना है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा चावल होने के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। ये कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। कांच की जार या बोतल में अचार की बात की जा रही है। आगे कहा गया है कि कांच की जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है। यहाँ अचार बनने की प्रोसेस बताई गई है कि अचार खराब क्यों नहीं होता है। तो उसे कांच की जार में रखा जाता है और कांच की जार में रखने से पहले उस जार को नमी ना रह जाए, इसलिए उसे अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है ताकि अचार खराब ना हो जाए। और अचार को ख़राब ना होने के लिए उसमें नमक डाला जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बताया गया है पिचर प्लांट के बारे में। पिचर प्लांट को नेपेंथेज भी कहा जाता है। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेपेंथेज का पौधा का अन्य नाम क्या होता है। ये एक प्लांट होता है, पिचर प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है। पिचर प्लांट इस नेपेंथेज के पौधे को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है? बिल्कुल घड़े की तरह होती है। ये कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए ये पौधा ऐसा है जो कीट भक्षी है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, नेपेंथेज का पौधा जो है ये क्या है? कीट भक्षी पौधा है एक। तो यह कीटों को खाने के लिए क्या करता है? अपने पौधे की आकृति को पिचर की तरह बना लेता है, मतलब घड़े की आकृति का बना लेता है। अब आगे पिचर प्लांट के बारे में और चीज़ें बताई गई हैं कि पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार भी कर लेता है। तो ये पिचर प्लांट जो है ये है तो एक प्लांट, लेकिन ये एज अ ह्यूमन जैसा बिहेव करता है या एज अ एनिमल जैसा बिहेव करता है। ये क्या करता है कि अपने पौधे से, अपने पेड़ से एक स्मेल को छोड़ता है। उस स्मेल को, वो स्मेल कीड़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। तो कीड़े क्या होता है, उस स्मेल को सूंघ के उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही ये इस प्लांट पे कीड़ा बैठता है, ये प्लांट क्या करता है, अपने पत्ते को घड़े की आकृति का बना लेता है। ऐसा घड़ा मान लीजिए जैसे जिसका ढक्कन खुला हो। जैसे ही वो कीड़ा उसमें बैठा, ये तुरंत से उस ढक्कन को बंद कर लेता है और कीड़ा उस प्लांट के अंदर जो है जाके मर जाता है। तो इस तरह से ये पिचर प्लांट क्या करता है, कीड़ों को मार करके भक्षण इसका करता है।
आगे वेल्क्रो के बारे में बताया गया है कि वेल्क्रो सैंडल में खुदरा सा, वेल्क्रो होता क्या है पहले ये आप जान लीजिए। स्कूल बैग में देखे होंगे, पर्स में देखे होंगे, या बच्चों की सैंडल में ये एक लगा होता है जिसको आप चिपका दीजिए तो चिपक जाता है, वो बंद हो जाता है। पर्स में भी ये लगा होता है अधिकतर। तो वेल्क्रो उसी चीज़ को कहते हैं, ये चिपकने का काम करता है। जैसे चिपकाने का, जैसे चेन आप बंद कर दिए तो उसी तरह से ये वेल्क्रो भी होता है। वेल्क्रो क्या होता है, इसका आविष्कार, इसकी बात की जाए तो ये भी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है वेल्क्रो के बारे में कुछ चीज़ें, कि वेल्क्रो का आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है कि वेल्क्रो का आविष्कार किस सन में और किसके द्वारा किया गया था। वेल्क्रो का आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 ईस्वी में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। एक बार क्या हुआ था कि वो कहीं गए थे, उनके कपड़े में कांटे, एक पौधा होता है जिसका बीज कांटे की तरह होता है, वो हवा से उड़ जाता है वो बीज और आपके कपड़े में जाके चिपक जाता है। तो ऐसा ही जॉर्ज दे मेस्ट्रल के साथ हुआ था। वो कहीं गए थे और उनके शरीर में, उनके कपड़े में ऐसा कांटों वाला बीज पूरे कपड़े में चिपक गया था। वहीं से उनको इसका आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा किसी चीज़ का आविष्कार किया जाए जिससे चीज़ों को चिपकाया जा सके। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीच लंबी यात्रा करते हैं। तो ये पौधे की प्रॉपर्टी बताई गई है कि पौधे तो चल फिर घूम टहल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बीज हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पौधों के बीज कपड़े में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा कर सकते हैं। तो पौधे के बीज किन किन तरह से यात्रा कर सकते हैं? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और आपके कपड़ों के माध्यम से, मतलब आपके द्वारा भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हरी मिर्च के बारे में बताया गया है हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए, तो ये सारी चीज़ें रट लीजिए, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आता है। हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ का से आया है हमारे देश में? तो यह दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आया है। ये हमारे देश की प्रोडक्ट नहीं है। पत्ता गोभी की बात कर ली जाए, पत्ता गोभी और मटर यूरोप से हमारे देश में आया है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आया है हमारे देश में? तो ये अफ्रीका से हमारे देश में आया हुआ है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, इनके देशों के नाम दिए हुए हैं। सोयाबीन की खली, एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है ऊपर, सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकलते हैं। तो ये सोयाबीन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ था, उसकी फली के बारे में, कि वो पक के फूट जाते हैं और वहाँ से उसके बीज निकलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और गड़ीसर झील के बारे में बताया गया है कि गड़ीसर झील कहाँ पर स्थित है। सीधे सीधे ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि गड़ीसर झील कहाँ पर स्थित है। गड़ीसर झील की बात की जाए तो यह राजस्थान के जैसलमेर में है। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। जैसलमेर में क्या था? प्राचीन समय में 9 झीलें थी, उसी में से गड़ीसर झील एक था। जब बारिश का पानी होता था तो जैसलमेर वाले इस झील का इसीलिए बनाया गया था ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और ज़रूरत पड़ने पर वो उसका यूज कर सकें। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 बार भी बारिश नहीं होती है। तो सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत थी, इसलिए ऐसी झीलों का निर्माण किया गया था ताकि बारिश थोड़ा सा भी हो तो पानी वहाँ पर क्या हो, एकत्रित हो जाए। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। तो यहाँ पर जैसलमेर के बारे में बताया गया है कि जब पानी वहाँ पर बरसता था और झीलें उनकी भर जाती थी तो वहाँ के लोग क्या करते थे, नई दुल्हन की तरह उत्सव मनाते थे, पूजा करते थे। कुएं और झीलों के सूखने का कारण क्या होता है? क्यों आखिर
कुएं और झीलें सूखने लगती हैं तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा तादाद में मशीनें लगाई जा रही हैं पानी निकालने के लिए। तो उन मशीनों से क्या हो रहा है, पानी इतना ज़्यादा अमाउंट में नीचे से ऊपर आ रहा है, जिससे उस जगह आसपास क्या है, वहाँ की कुएं सूख जाती हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। एक तो रीज़न ये बताया गया है। आगे देखते हैं और भी रीज़न बताए गए हैं कि किस वजह से सूखता है। और रीज़न बताया गया है कि अब झीलें भी कम हो रही हैं पहले की तुलना में। जहाँ पहले वर्षा का पानी क्या होता था, इकट्ठा होता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है कि अब झीलें, पहाड़, जंगल, ये सभी चीज़ें काट करके यहाँ पर पक्के मकान बन रहे हैं, सीमेंटेड मकान बन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वर्षा का पानी भूमि में जा ही नहीं पा रहा है। इस वजह से भी अब झीलें और तालाब, कुएं सूख रहे हैं। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए भी तालाब, झीलें और कुएं सूख रहे हैं। तो यही सारे रीज़न बताए गए हैं इसमें कि कुएं और झीलों के सूखने के क्या कारण हैं। अब आगे और चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट चल रहा है। यहाँ बताया गया है 1986 ईस्वी में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई थी। मतलब 1986 के दौरान जोधपुर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। फिर लोगों का ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। तो जब अकाल पड़ा बारिश की वजह से, मतलब सूखा पड़ा पानी ना होने से, तो क्या हुआ, वहाँ पर एक पुराना कुआं या बावली थी। लोगों ने उसको ढूंढा और उसमें से पानी निकालने की कोशिश किया। आगे यही लिखा हुआ है, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहां पानी मिला। तो जब 1986 में जोधपुर में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा पानी ना होने की वजह से, तो एक वहां पर बहुत पुरानी बावली थी जो कि पूरी तरह से कूड़े से ढक चुकी थी। लोगों को दिमाग में आया कि क्यों ना इस बावली को साफ़ किया जाए, हो सकता है इसमें से पानी निकल आए। तो उन्होंने उस बावली को जब साफ़ किया तो लगभग 200 ट्रक उससे कूड़ा निकला और उसके बाद उसके नीचे लोगों को पानी मिल गया वहाँ से। तो इस तरह से उन्होंने पानी की कमी को पूरा किया। अब आगे बताया गया है कि प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर से भूल गए। मतलब ज़रूरत पड़ी तो साफ़ किया, लेकिन फिर जब बारिश हुई तो फिर उस बावली को भूल गए, जबकि वही बावली उन्हें पानी दिया था। तो वही चीज़ आगे बताया गया है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला और कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई तो बावली को लोग भूल गए। तो ये तो था जोधपुर की बात। अब आगे आते हैं अलबरूनी के बारे में जानते हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते थे। तो अलबरूनी भारत आया था, उसने देखा कि यहाँ पर जो तालाब कुएं थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। उसने ये समझा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला को जानते थे। तो ये सारी चीज़ें अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में लिखी हुई थी, वर्णित किया था, उसी के बारे में आगे है। अलबरूनी ने सारी बात को, मतलब वो जो भारत में घूमा उसके दौरान उसने जो जो चीज़ें देखा, महसूस किया, उसी के बारे में बताया गया है कि अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से एक अपनी किताब में लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। तो ये अलबरूनी जब भारत आया था तो उसने यहाँ के बारे में जो चीज़ें लिखी, उसके मरने के वो मर गया तब ये चीज़ें नहीं मिली थी, लेकिन उसके जन्म के 1000 साल बाद जब ये पेपर मिला तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी मिली। ये मिला कब था? 1973 ईस्वी में। अब आगे मृत सागर के बारे में बताया गया है कि मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा खारा पानी कहाँ का होता है, तो मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है।
मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। तो ये समुद्र से 418 मीटर नीचे है। यह दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है सागर का। इसी में ही सबसे ज़्यादा खारे पानी पाया जाता है। इससे खारे पानी की सबसे निचली झील भी इसी वजह से कहा जाता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। यहाँ अमृत नहीं, यहाँ मृत है। तो क्या है, यहाँ बताया गया कि अगर आप मृत सागर में जाइए, वहाँ 1 लीटर पानी लीजिए, तो उस 1 लीटर पानी में आपको 300 ग्राम तक नमक मिल जाएगा। इतना ज़्यादा खारा वो पानी होता है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट है, मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं। तो मृत सागर का क्या होता है, डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि उसमें कोई भी डूब नहीं सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मृत सागर, मतलब जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है कि मृत सागर में कोई क्यों नहीं डूबता है। अगर क्वेश्चन बने तो मृत सागर के पानी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर ही तैरते रहते हैं। अब दांडी मार्च के बारे में बताया गया है कि 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसीलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त जो है वह नहीं थी। इस वजह से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च को शुरू किया गया था। यह शुरू कहाँ से किया गया था, आगे यही बताया गया है। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली थी। कहाँ से, अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली थी। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा चली थी 1930 ईस्वी में। अब आगे मलेरिया के बारे में बताया गया है। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया का लक्षण बताया गया है कि अगर आपको बुखार है, कपकपी वाला बुखार है, उसके साथ साथ बहुत ठंड भी लग रही है, तब समझिए आपको मलेरिया बुखार है। मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया होता है। लेकिन इस वक्त अगर आपको ऐसा कोई बुखार होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि मलेरिया ना हो, आपको कोरोना हो। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बना हुआ क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा को तैयार कैसे किया जाता है। तो मलेरिया की दवा को सिनकोना की छाल से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। तो आयरन की अगर आपके शरीर में कमी है या लोहे की कमी है तो उसके लिए डॉक्टर किस चीज़ की सलाह देते हैं, गुड़ खाने को कहते हैं, आंवला खाने को कहते हैं और हरे पत्ते वाली सब्जियां खाने को कहा जाता है, जैसे पालक, चवलाई इत्यादि। तो ये चीज़ें हमारे शरीर में आयरन को मेंटेन रखती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बना हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एल्गी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। तो यहाँ पर एल्गी के बारे में बताया गया है कि ये जल में होता है। आप देखे होंगे बारिश के टाइम पे अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब होगा तो वो पूरा हरे रंग का हो जाता है, छोटी छोटी उसमें हरे रंग की काई एक परत जम जाती है। तो वो एल्गी है जो कि एक जलीय पौधा होता है जो सिर्फ बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रास ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। आगे मलेरिया के बारे में बताया गया है कि मलेरिया को सबसे पहले किसने बताया था कि यह मच्छरों से फैलता है। तो यह रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि मलेरिया कैसे फैलता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसके बाद मलेरिया के ही बारे में आगे और चीज़ें हैं। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट से या परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो मलेरिया किससे होता है, एक पैरासाइट के द्वारा होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज होती है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। यही हमें काटती है और मलेरिया हो जाता है। तो कभी भी मेल जो मॉस्किटो है वो नहीं, उसकी वजह से हमें कोई बीमारी नहीं होती है। जब भी कोई मच्छर काटा और आप बीमार पड़े तो समझ लीजिए वो फीमेल ही मॉस्किटो होगी, फीमेल मादा ही मच्छर के काटने से रोग होता है।
तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके वाहक की बात, ये तो मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, और परजीवी कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। तो दोस्तों ये हमारी थी एनसीईआरटी क्लास 5th की ईवीएस की नोट्स, जो कि हर पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट था आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको 1-2 बार पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है। सारे पॉइंट से क्वेश्चन आप देखेंगे तो बना ही बना है। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्लास 4th एनसीईआरटी ईवीएस की रहेगा, फिर क्लास 3rd का। बस 3rd, 4th और 5th की ईवीएस ही आती है सीटेट एग्ज़ाम में, तो वो तीनों हम कवर करेंगे। इसके सिवा भी अगर आपको एनसीईआरटी किसी क्लास की नोट्स चाहिए, किसी क्लास का किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम वो सारी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया करे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, क्योंकि बड़े ही मेहनत से वीडियो बनता है आपके लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।